क्या क्रिप्टो में भी ये सही है या क्रिप्टो में ज़्यादा ट्रेडर सक्सेसफुल है या कम, इससे कम ट्रेडर सक्सेसफुल है? प्लीज़ हमें सच्चाई बताइए। बहुत जल्दी पैसा बनता है क्रिप्टो मार्केट में, बट द मार्केट इज सो वॉलेटाइल कि अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, तो आप उतना ही जल्दी पैसा लूज भी करते हो इस मार्केट के अंदर। कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसके जो टेक्निकल्स हैं और क्रिप्टो स्टॉक मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं, क्या ये डिफरेंट वर्क करता है? सो आई फील डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट की इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, उनके फुटप्रिंट्स आपको देखने आने चाहिए। कि हम बहुत सारे नाम सुनते हैं क्रिप्टो करेंसी में, इनमें क्या डिफरेंस है? एक है बिटकॉइन, दूसरे बोलते हैं हम ऑल्ट कॉइन्स, जिसका मतलब है ऑल्टरनेट कॉइन्स। कौन से बेस्ट कॉइन्स हैं? बिटकॉइन मेरे को लगता है अभी तो बुल मार्केट स्टार्ट ही हुआ है। एमबीए में 2 लाख रुपए कमाते हर महीने, 99 परसेंटाइल भी आई, पर वो छोड़ के क्रिप्टो में आए, 15 लाख तक का नुकसान किया, पर आज हर महीने फॉर्च्यूनर ले सकता है, इतना पैसा आता है। मिलते हैं एक नए टैलेंट से जो क्रिप्टो से पैसा कमाते हैं, क्रिप्टो को डीपली समझते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे लोग लाती रहूंगी जो आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे मार्केट में काम करना है। मिलिए ईशांत लड्डा जी से, ये क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं। चलिए इनसे सवालात पूछते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सारंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। हाँ, ईशान जी, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद योर नॉलेज। अभी हम जब बात कर रहे थे, आप एमबीए में टॉपर थे, सब कुछ कर सकते थे, नॉर्मल लाइफ जा सकते थे, क्रिप्टो कैसे चूज किया? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई मीन काफ़ी सारे लोगों का ये सपना होता है कि हमें जॉब नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे से दिस फॉर द सेक ऑफ इट कि मुझे जॉब नहीं करनी है, बट दे नेवर वर्क टुवर्ड्स इट। तो जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंड आई वाज डूइंग गुड। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, अच्छे मार्क्स आ रहे थे एंड इवन आई हैड अ वेरी गुड स्कोर वाइल आई क्रैक्ड द एमबीए। लाइक मेरा 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर बना। बट थ्रू आउट द प्रोसेस आई हैड दिस थिंग बैक ऑफ माई माइंड कि अगर मैं एमबीए कर भी लूँ तो भी एंड ऑफ द डे आई विल लैंड अप डूइंग अ जॉब जो मेरे को 1 लाख की जगह 2 लाख दे देगी, 2.5 लाख दे देगी, उससे ऊपर कुछ नहीं। एंड दैट इज नॉट लाइफ चेंजिंग मनी फॉर मी। तो आई वॉज वर्किंग ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स कि मैं उनके बारे में पढ़ूं, सीखूं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बिकॉज आई नो फॉर द फैक्ट कि जितने लोग पैसे बना रहे हैं, इधर दे आर डूइंग अ बिजनेस और दे आर इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये रास्ता मैंने चुना, मैं सीखता गया एंड बाय द एंड ऑफ द डे जब मैंने एमबीए का एग्जाम क्रैक किया, आई न्यू कि मैं शायद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दूंगा अपने जिंदगी के 2-2.5 साल एमबीए में, अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट्स को नहीं दूंगा। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ इवेंचुअली। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया मार्केट में? कैसे स्टार्ट किया, कैसे नॉलेज गेन की, और क्या आपकी पूरी जर्नी थी? प्लीज़ हमें बताइए। सो आई थिंक जितने भी लोग मार्केट्स में आते हैं, सबसे पहला माइंडसेट यही होता है कि यार फ्री में सीखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। सो आई स्टार्टेड विद यूट्यूब एंड फ्री रिसोर्सेज। इंटरनेट पे गया, पढ़ा कंटेंट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज क्रिप्टो मार्केट। यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोस देखी, बट इवेंचुअली एक चीज़ समझ आई कि एक कंटेंट अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं है तब तक आप उसको अच्छे से नहीं सीख सकते। तो आई वेंट ऑन यूट्यूब, बहुत सारी वीडियोस देखी, स्ट्रेटेजी सीखी और इवेंचुअली उसको ट्राई भी किया मार्केट में। एंड जैसे बोलते हैं बिगिनर्स लक, तो वो चला भी 1-2 बार। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार मेरे को तो अच्छे से ट्रेडिंग आ चुकी है एंड आई कैन डू एनीथिंग। मतलब मैं खुद को भगवान समझने लगा था, टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम। बट फिर एक दिन आया जब मैंने अपने पापा को बुलाया कि यार पापा, क्या आप बैंक जाते रहते हो, मैं आपको पैसे बना के दिखाता हूँ लाइव। तो मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, साथ में एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनेंशियल मार्केट सीख रहा था। तो मेरे 45 to 50,000 रुपीज़ की मंथली सैलरी थी। सो मेरे अकाउंट में कुछ 1.5-2 लाख रुपए होंगे। पापा आए, मैं बैठा कि आपको मैं ट्रेड करके दिखाता हूँ, पैसे कैसे बनते हैं मैं दिखाता हूँ। पापा तो पापा है, उनको सब पता है, बट वो कुछ मेरे को बोले नहीं। तो वहाँ पे उनके सामने मेरा पूरा अकाउंट ब्लो हुआ। आई लॉस्ट लाइक 1.5-2 लाख रुपीज़ विद इन 10 सेकेंड्स। मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था, एक स्ट्रेटेजी जो मैंने यूट्यूब पे सीखी थी। सो आई लॉस्ट माई मनी एंड उसके बाद मैं गया थोड़ा डिप्रेशन में, 4-5 दिन खाना नहीं खाया, रोया, सोच रहा हूँ कि भाई ये क्या कर लिया मैंने। बट देन मेरे को एक चीज़ समझ आई कि मार्केट में आपको एक बार पैसा देना ही पड़ता है, चाहे आप लॉसेस करके मार्केट में पैसा दो या आप सीखने में इन्वेस्ट करो और वहाँ पैसा लगाओ। वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट होगा और बिना सीखे अगर मार्केट में जाओगे तो बार बार लॉसेस करोगे और बार बार उसमें इन्वेस्ट करते रहोगे। सो वहाँ पे आई टुक मल्टीपल कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज से मैंने चीज़ें सीखनी शुरू की
और फिर लाइव मार्केट में रोज 2 घंटे 2.5 घंटे मैं टाइम देता था, एटलीस्ट मार्केट को देखता था, जज करता था. सो वहां से जो लर्निंग बनी है वही लाइक द रियल ट्रूथ है. अब यहाँ से मैं आपसे 2 सवाल पूछने वाली हूँ. सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जब ब्लॉक कर दिया अकाउंट पूरा, वो भी पेरेंट के सामने, हमें तो डर ही लगता था कि भैया पेरेंट के सामने, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि कैसे बताएंगे कि ट्रेडिंग करते हैं. आपने तो सीधा ही वहाँ पे सामने पूरा अकाउंट ख़त्म कर दिया. तो उनको फिर बाद में कैसे मनाया ट्रेडिंग में कि हाँ मैं कर लूँगा, या फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, बताइए. सो आई फील कि सबके घर का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है. लाइक कईयों के पेरेंट्स काफ़ी कंजर्वेटिव हो सकते हैं चीज़ों को लेके. मेरे पेरेंट्स थोड़े ओपन थे. एंड जैसा थोड़ा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आई हैव डन गुड विद स्टडीज, विद स्पोर्ट्स एंड एनी अदर थिंग. सो उनको था कि ठीक है, अभी थोड़ा बचपना है, मतलब इम्पल्सिव हो रहा है, बट इवेंचुअली अगर लगा रहेगा तो कर लेगा. सो आई गिव टाइम टू इट. एंड मेरे को लगता है कि पेरेंट्स कभी हमारा बुरा नहीं चाहते. दे ऑलवेज वांट टू सी अस सक्सीड इन लाइफ. तो अगर उनको रिजल्ट्स दिखेंगे तो इवेंचुअली आपको उस चीज़ के लिए रोकेंगे नहीं. सो एज आई वॉज थ्रू द प्रोसेस, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे सीखने लगा, प्रॉफिट्स करने लगा, उनको समझ आया कि ही इज़ क्रैकिंग द कोड और विद टाइम ये कर लेगा. तो उन्होंने मेरे को इवेंचुअली पुश ही किया उस चीज़ के लिए. मैंने अपने जॉब को छोड़ा. मेरा अगर आप कॉर्पोरेट प्रोफाइल देखोगे, इट्स शिट. मेरे 6-6 महीने के गैप्स हैं उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें. बट मेरे को उन्होंने कभी उस चीज़ के लिए रोका नहीं, बिकॉज दे हैड द ट्रस्ट कि लगा हुआ है, कर लेगा. तो दैट वाज द थिंग एट माय प्लेस. दूसरी चीज़ यहाँ से आपने कहा कि स्ट्रक्चर्ड वे में हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है. तो एक जो बिगनर है वो कहाँ से ढूंढे कि कहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है, कहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज है, रैंडम नॉलेज है. तो आप प्लीज़ एक क्रिप्टो के बारे में अभी बता दीजिए. वैसे तो हम सब कुछ सीखेंगे क्रिप्टो के बारे में आज के पॉडकास्ट में आपसे, बट अभी एक थोड़े से संक्षेप में बता दीजिए कि कैसे वो स्ट्रक्चर समझे कि क्या स्ट्रक्चर है. सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ लोग क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मी इंस्टेंस, जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ बिगिनर, मैं यूट्यूब पे गया. सबसे पहले लोगों का माइंडसेट शिफ्ट होने की जरूरत है, बिकॉज लोगों को मार्केट में आना है जल्दी पैसा कमाने के लिए. क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग नॉट अ रिच क्विक स्कीम. जल्दी पैसा बनाने की जरिया नहीं है. जब तक उसको अच्छे से सीख नहीं लोगे तब तक वो आपको पैसा नहीं देगा. एंड जब तक आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट नहीं आएगा, पैसा बना ही नहीं पाओगे उसके अंदर. सो द थिंग इज कि अब आप यूट्यूब पे जाओगे, यू विल टाइप हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स या फिर हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज, तो आपके आगे 10 क्रिएटर्स की 10 स्ट्रेटेजीज आएगी. और उनमें से काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद पैसा नहीं बनाया है, टू बी ऑनेस्ट. तो अगर वो आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग करो, पहले बैक टेस्ट करो उसको, रिजल्ट्स चेक करो कि कैसे हैं, एंड देन गो इनटू द लाइव मार्केट एंड देन यूज योर मनी. सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग. एंड स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने का मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा तरीका है कोर्सेज. सो देयर इज अ बिग मिसकंसेप्शन इन द मार्केट कि कोर्स सेलर है, कोर्सेज से पैसे बना रहा है. आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सच में ट्रेडिंग जानता है. बट एज यू स्पेंड मोर टाइम विद योर क्रिएटर, आप उसका कंटेंट देखते हो, आपको समझ आता है कि इसको नॉलेज है, यू अंडरस्टैंड कि यार इस इंसान से मुझे सीखना है. सो आई फील कोर्सेज इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, क्योंकि उस इंसान ने अपने जिंदगी के 6-7 साल लगाए हैं उसको सीखने में, और वो उस पूरी नॉलेज को एक 10 घंटे या 20 घंटे या 30 घंटे के मास्टर क्लास में या कोर्स में आपके पास लेके आ रहा है. सो बेसिकली इट्स अ विन विन फॉर यू कि आपको वो 6-7 साल का एक्सपीरियंस एक 30 घंटे की मास्टर क्लास में मिल रहा है. सो डेफिनेटली इट्स अ अर्निंग सोर्स फॉर हिम. बट यहाँ पे आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज है कि आपकी जिंदगी के 6-7 साल बच रहे हैं. सो आई फील कोर्सेज इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, एंड देन सेल्फ लर्निंग डेफिनेटली. तो ईशांत, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कह दिया कि उस कंटेंट क्रिएटर का आप देख रहे हो, वो जो बता रहा है आपको समझ आ रहा है, तो आप उसके कोर्स के लिए जा सकते हो, ठीक है, आपने वहाँ से सीख लिया. राइट. अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? आपको क्या लगता है कि कोर्स की वजह से कितना टाइम एक बंदे का पहले जाना था, उसका मनी जाना था, अब वो कितना रिड्यूस हो जाता है, लर्निंग कर्व कितना रिड्यूस हो जाता है? सो मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता पाऊंगा. आई टर्न प्रॉफिटेबल आफ्टर 2.5 years ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी. और उसके बाद जो पैसा बना वो एक्सेप्शनल था, जो मैं जिंदगी में कभी बना नहीं सकता था. बट जो 2.5 साल की सफरिंग थी, जो सेल्फ लर्निंग थी, जहाँ पे बार बार गलती करके मार्केट में पैसा दे के बार बार लॉसेस करके जो सीखा है, वो एक मेजर पॉइंट है जिससे लोग बच जाएंगे. सो आई फील कि मार्केट में ना 3 तरह के लोग आते हैं. पहली तरह के लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं, ट्राई आउट करते हैं, लॉसेस करते हैं, चले जाते हैं. सेकंड टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो थोड़ा लगे रहते हैं और उनको दिमाग में एक थॉट होता है कि यार मेरे को जो पैसा लूज हुआ है उसको बनाना है. एंड जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते हैं दे बिकम गुड एट इट, लेकिन जैसे वो ब्रेक इवन पे आते हैं वो मार्केट से चले जाते हैं. एंड देन देयर इज थर्ड काइंड ऑफ पीपल जो
प्रॉफिट ब्रेक इवन पे काफी टाइम तक रुकेंगे, बिकॉज वो सबसे टफ फेज होता है आपका कि आप ब्रेक इवन हो, आप लगे हुए हो, आप 3 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पैसा नहीं बना रहे हो बट खो भी नहीं रहे हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो उसके बाद जो आप लगे रहोगे वहां से बनते हैं वो टॉप 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, एंड रेस्ट 95% पीपल लूज मनी इन द मार्केट। सो अगर आप सीख लेते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में, आप डेफिनेटली अपने जिंदगी की 2 से 3 साल की जो सफरिंग है, जो लॉस बियरिंग जर्नी है, वो जर्नी जिससे तुम्हारा विश्वास उठ सकता है फाइनेंशियल मार्केट से, उससे तुम निकल जाओगे। एंड खाली कोर्सेज से कुछ नहीं होगा। इवन इफ यू सी कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अलावा अगर कोई बंदा जेई का प्रिपरेशन कर रहा है तो एक इंस्टीट्यूट है फिटजी, तो अब अगर कोई जेई का प्रिपरेशन भी कर रहा है तो एक इंस्टीट्यूट से एक टॉपर भी निकल रहा है और एक ऐसा बच्चा भी निकल रहा है जिसका क्लियर नहीं हो रहा है। दे आर गिविंग द सेम एजुकेशन, बट उसके बाद वो इंसान उस लर्निंग के साथ क्या करता है, उसको कैसे इम्प्लाई करता है अपनी लाइफ में, उससे रिजल्ट्स ड्राइव होते हैं। सो कोर्सेज में दोनों तरह के लोग होंगे, एक जो 100% आरओआई भी बनाएगा और एक शायद प्रॉफिटेबल ना भी बन पाए। सो सीखने के बाद जर्नी तुम्हारी ही है, करना तुम्हें ही पड़ेगा। तो ईशांत, हमने जाना आपकी जर्नी के बारे में। अब हम जानना चाहते हैं कि आप क्रिप्टो मार्केट में काम करते हैं और आप अपने अभी एक स्टेटमेंट दी कि 95% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में हैं। तो ये नंबर कहीं ना कहीं हम इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए समझते हैं, क्या क्रिप्टो में भी ये सही है, या क्रिप्टो में ज़्यादा ट्रेडर सक्सेसफुल है या कम, इससे कम ट्रेडर सक्सेसफुल है? प्लीज़ हमें सच्चाई बताइए। सो एग्जैक्ट नंबर या डेटा तो डेटा पॉइंट नहीं होगा, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 95% इफ इट्स 95% फॉर स्टॉक मार्केट्स। रीजन बीइंग डेफिनेटली बहुत जल्दी पैसा बनता है क्रिप्टो मार्केट में, बट द मार्केट इज सो वॉलेटाइल कि अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, तो आप उतना ही जल्दी पैसा लूज भी करते हो इस मार्केट के अंदर। एंड जितने लोग मैंने अपने आसपास देखे हैं जो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स नहीं है या मेरे फ्रेंड सर्कल में है जो सीख रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं काफी टाइम से, आई हैव नेवर सीन देम बीइंग प्रॉफिटेबल एंड ऑफ द डे। पैसा बनाएंगे, आई हैव सीन माय फ्रेंड ग्रो हिज अकाउंट फ्रॉम $500 to $15,000, बट फिर एक क्रैश आया, फ्लैश क्रैश, ही लॉस्ट एवरीथिंग। तो आई फील कि जो परसेंटेज ऑफ पीपल लूजिंग मनी इन क्रिप्टो मार्केट इज वे मोर बिकॉज ऑफ द वॉलिटिलिटी एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट साइकिल वर्क कैसे करती है क्रिप्टो के अंदर। सो डेफिनेटली दिस परसेंट शुड बी हायर देन 95%। ओके, तो जो ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, इसमें जो हम सीखते हैं, टेक्निकल सीखते हैं, टेक्निकल आपसे हम सीखेंगे क्रिप्टो मार्केट के, बट मैं जानना चाहती हूँ कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसके जो टेक्निकल्स हैं और क्रिप्टो स्टॉक मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं, क्या ये डिफरेंट वर्क करते हैं? क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट अलग है क्रिप्टो में और इंडियन मार्केट में अलग है। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि दुनिया में आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड कर लो, द प्राइस एक्शन इज द किंग, इट्स गोना बी द सेम। ट्रेडिंग एंड द प्राइस मूवमेंट इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर लोग नंबर ऑफ शेयर्स खरीदते जा रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर लोग नंबर ऑफ टोकन्स क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो उस करेंसी का प्राइस ऊपर जाएगा। सो आई फील इट इज डेफिनेटली अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड जो आपके टेक्निकल्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम थिंग्स विल वर्क इन ऑल मार्केट, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, नॉट इन क्रिप्टो मार्केट, बट आप गोल्ड ट्रेड करते हो, फॉरेक्स ट्रेड करते हो, इट्स गोना बी द सेम एवरीवेयर। एंड जिस स्ट्रेटेजी से मैं ट्रेड करता हूँ, आई यूज द सेम स्ट्रेटेजी फॉर स्टॉक मार्केट, फॉर क्रिप्टो मार्केट। सो आई फील डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट की इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, उनके फुटप्रिंट्स आपको देखने आने चाहिए कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ सकती है एंड मेरे को उनकी पीठ पे चढ़ के वो पूरा वेव ट्रैवल करना है, वो ट्रेंड के साथ मुझे जाना है। आप हमें प्लीज़ ये पॉइंट्स बताइएगा कि कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल्स, आगे आपसे पूछेंगे। पर सबसे पहले मुझे ये जानना है कि हमें जनरली वो चीज़ें समझ आती हैं जिसे हम देखते हैं, ठीक है, और हमें उनमें ही ट्रस्ट होता है। क्रिप्टो नया है, टेस्टेड नहीं है विद टाइम इतना ज़्यादा, और इसकी टेक्नोलॉजी जनरली हमें नहीं समझ आ रही है। तो प्लीज़ हमारे लिए ये पूरी टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल करके बताइए कि हर एक को जो आज सुन रहा है यहाँ पे, वो सीख के जाए कि क्रिप्टो क्या है और इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि आने वाले 10 बंदों को भी सिखा दे। प्लीज़ आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं इसको सिंपलेस्ट वर्ड्स में बता पाऊं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, वी शुड अंडरलाइन द कोर टेक्नोलॉजी उसके पीछे जो वर्क कर रही है, विच इज ब्लॉकचेन। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। ब्लॉकचेन इज नॉट क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी जिसको लेवरेज करके क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में आए हैं। सो उसके लिए हमें ब्लॉकचेन समझना जरूरी है सबसे पहले। सो ब्लॉकचेन एज द वर्ड सजेस्ट, इट्स मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ब्लॉक एंड चेन। अब ब्लॉकचेन इज एन ओपन लेजर। जैसे आपका पासबुक है,
एक रिसीट बुक है जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस नोट होती है कि आपने कहाँ पैसा भेजा, कहाँ से पैसा आया। सिमिलरली ब्लॉकचेन भी वही सेम चीज है जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर मैं आपको आज एक बिटकॉइन भेज रहा हूं तो दैट्स अ ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होगी एंड जैसे वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती जाएगी, एक ब्लॉक होता है वो पूरा फिल हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट ब्लॉक इज नोन एज द जेनेसिस ब्लॉक। अब जैसे ये ब्लॉक फिल होगा तब सेकंड ब्लॉक आएगा, फिर वो फिल होगा, फिर थर्ड। सो इट्स अ चेन। एंड ये कनेक्टेड कैसे है कि पूरे ब्लॉकचेन का एक हैश निकलता है जो सेकंड ब्लॉक के अंदर फीड होगा, फिर सेकंड ब्लॉक का हैश थर्ड ब्लॉक के अंदर फीड होगा। सो दैट्स हाउ इट इज, दैट्स ब्लॉकचेन। कि आप एक ओपन सोर्स में हो जो फुली ट्रांसपेरेंट है, फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, जो दुनिया देख सकती है, पब्लिकली ओपन है, और उसमें आपको सारे ट्रांजैक्शंस का, सारे डेटा सोर्सेज का ट्रैक मिल रहा है। सो दैट्स ब्लॉकचेन। एंड सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी इज leveraging blockchain. So cryptocurrency is nothing but a digital asset. For example, आप गूगल पे यूज करते हो, गूगल पे आपको अपना अकाउंट का बैलेंस दिख रहा होता है कि यार इसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं। सो अगर आप उसको कैश आउट ना करवाओ फिएट करेंसी के फॉर्म में, इट्स नथिंग बट अ नंबर ऑन द स्क्रीन, राइट? सिमिलरली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग बट अ नंबर ऑन द स्क्रीन। इट्स डिजिटल, उसको आप फिजिकली टेंजिबली नहीं देख सकते। सो दैट्स द की डिफरेंस। लाइक तो एक तो मुझे ये जानना है कि ब्लॉकचेन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है एक किसी भी करेंसी के ऊपर, वो सारी ट्रांजैक्शन आपको दिख जाती है कि वो करेंसी किसके पास गई, फिर उसके बाद किसके पास गई, किसके पास गई। और ये हैश जो आपने बताया, हैश का कोई नंबर है या कोई कोड है? यस। सो आपको पता है कि बिटकॉइन कैसा था, माइनिंग करके। सो माइनिंग इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन को अगर मैं एक मर्कल ट्री, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, बट अगर आप इस पूरे मैथमेटिकल चीज को सॉल्व करोगे तो आपको एक, आप की बोल सकते हो, एक की मिलती है जो आप अपने नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर कर देते हो। एंड दैट्स हाउ द ब्लॉक 1 इज कनेक्टेड टू ब्लॉक 2। एंड सिमिलरली फिर ब्लॉक 2 सॉल्व होगा, उसकी जो की बनेगी वो जाएगी ब्लॉक 3 में। एंड दैट्स हाउ द एंटायर चेन इज। ओके। तो सबसे पहले स्टेप आता है कि हमें पहले तो क्रिप्टो माइन करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए मशीन्स लगती हैं, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाता, वो माइन हो रहे हैं पहले से ही, आप उसको खरीद सकते हो क्रिप्टो। सो इट्स नॉट दैट नॉर्मल बंदा भी माइन कर सकता है, बट इट्स जस्ट दैट कि आप इतना ज्यादा माइन नहीं कर पाओगे बिकॉज आप उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। आई टेल यू, भूटान इज अ कंट्री, आर नेबरिंग कंट्री। आप सोचो कि उन्होंने हाइड्रो पावर के थ्रू माइनिंग स्टार्ट किया इन बिटकॉइन, वो माइनिंग कर रहे हैं। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि जो भूटान का जीडीपी है उसका 40% इज इन बिटकॉइन। दे आर होल्डिंग $1.3 बिलियन ऑफ बिटकॉइन विच इज 40% ऑफ देयर जीडीपी। सो कंट्रीज कर रही हैं, माइन कर रही हैं, एंड आप भी कर सकते हो माइन, मैं भी कर सकता हूं, बट द स्केल एट विच वी विल माइन कैन नॉट बी as big as the institutions or the government or the big players who are doing it in the market, but definitely एक passive income generate हो सकती है through mining। तो मुझे ये बताइए कि ये जो पूरी इक्वेशन है जो आपने कहा कि इसको सॉल्व करना पड़ता है और फिर आपको बिटकॉइन जनरेट होता है, ये कहाँ से शुरुआत हुई, किसने ये क्या इक्वेशन है? क्योंकि हर एक इक्वेशन को तो हम न्यूटन की इक्वेशंस को जानते हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है। वो अगर न्यूटन का लॉ लगा दिया हमने तो हमें पता है कि ये रिजल्ट आएगा। ये कौन सी इक्वेशंस है और इनके तो रिजल्ट एक की आता है, तो ये क्या है? ये क्या फिजिकल वर्ल्ड की किसी चीज को सॉल्व करती हैं, किसको करती हैं? आई टेल यू, सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि आया कहाँ से, सो यू आर इनटू स्टॉक मार्केट्स एंड क्रिप्टो भी आप कर रहे हो। सो फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा, हमें पता है, क्राइसिस था 2008 का, जहाँ पे यूएस का बहुत बड़ा बैंक लेमन ब्रदर्स, उनका क्रैश आया था, जिसकी वजह से पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई थी बहुत गंदी तरीके से। अब वो हुआ क्यों था? क्योंकि लेमन ब्रदर्स ने ऐसे लोगों को लोन दे दिया था, आई एम टेलिंग यू इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, कि ऐसे लोगों को लोन दे दिया घर खरीदने के लिए जो उसको कभी रीपे ही नहीं कर सकते। एंड इतना सारा बैड लोन हो गया कि लीमन ब्रदर्स जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो गया। बहुत बड़ा बैंक था। और एंड इट्स अ ग्लोबल इकोनॉमी, एक बैंक दूसरे बैंक से कनेक्टेड है। सो सारा का सारा इकोनॉमी जो हमारा है वो नीचे बैठ गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैश आया। एंड पीपल लॉस देयर मनी, डेफिनेटली पीपल लॉस देयर मनी, उनके घर वापस ले लिए गए, एंड देन बैंक भी बैंकरप्ट हुआ। सो उसके बाद ये चीज हुई थी 2008 में। 2009 में एक आदमी, एक इंसान, एक भगवान, जो भी तुम बोलो, सतोशी नाकामोटो करके, उन्होंने आजाद किया बिटकॉइन का। सो उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके एक ऐसी करेंसी बनानी चाहिए जिसपे किसी भी सेंट्रल एंटिटी का कंट्रोल ना हो,
जैसे हमें पता है कि ये सारा जो सिनेरियो हुआ 2008 का, इट वाज बाय बैंक्स, इट वाज सेंट्रलाइज्ड, लोग इसको कंट्रोल कर सकते थे. ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर पीपल, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ चुका था बैंकिंग सिस्टम से कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाए जिसमें किसी और का कंट्रोल नहीं है. इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, हर एक बंदे का से होना चाहिए उसके अंदर. सो ही रोट अ कोड ओवर ब्लॉकचेन जिससे क्रिप्टो करेंसी बने. सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं कोड लिखा गया है जिसमें काफी सारी चीजें हैं, जिसमें बिटकॉइन की सप्लाई को भी लिमिटेड कर दिया गया है. सो इट्स 21 मिलियन लाइफ में, मतलब इट्स एक्सपेक्टेड कि 2140 में जाके सारे बिटकॉइंस एग्जिस्टेंस में आएंगे, बिकॉज जैसे जैसे माइनिंग होती है वैसे वैसे बिटकॉइन निकलते हैं. सो 2140 में सारे बिटकॉइंस एग्जिस्टेंस में आएंगे. एंड कभी भी जिंदगी में दुनिया में 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं आ सकते हैं. दैट्स रिटन, दैट्स गिवन, दैट्स इनटू द कोड, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. एंड अब हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड, राइट. कोई गवर्नमेंट, कोई एंटिटी, कोई इंस्टीट्यूशन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. दैट्स द होल आइडिया ऑफ इट. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहले से थी, और उसको यूज करके, उसका कॉन्सेप्ट यूज करके मेनली इन्होंने क्रिप्टो करेंसी बनाई, पूरा वो कोड लिखा. अब मुझे ये बताइए कि एक ह्यूमन ने ये कोड लिखा है, ठीक है, तो क्या एक दूसरा ह्यूमन उस कोड को क्रैक कर सकता है, उसको कैसे गलत तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, या फिर वो कोड इतना स्ट्रांग है कि ऑल ओवर वर्ल्ड कोई उसको नहीं मिटा सकता? सो जो कोड लिखा गया है वो चेंज नहीं हो सकता एक बार लिख दिया गया है तो. बट एक न्यू पर्सपेक्टिव दे सकता हूं जो आ रहा है अभी मार्केट के अंदर, इज दैट क्वांटम कंप्यूटर्स. सो बेसिकली जो बिटकॉइन है दैट वर्क्स ऑन प्रूफ ऑफ वर्क, राइट. आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जिसका रिजल्ट आने पे आपको एज रिवॉर्ड्स बिटकॉइन मिलते हैं. तो उसको, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग. एंड माइनिंग का रिजल्ट क्या है? बिटकॉइन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. जो सप्लाई है वो धीरे धीरे आपके पास इन रियल लाइफ आ रही है. बट क्वांटम कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं? इस मैथमेटिकल पजल को बहुत इजीली क्रैक कर दें, बहुत इजीली सॉल्व कर दें. तो होगा क्या उससे? बिटकॉइंस जल्दी एग्जिस्टेंस में आने लगेंगे, एकदम तेजी से सप्लाई बढ़ सकता है. सो दैट्स द थिंग. इसको चेंज नहीं किया जा सकता, बट क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, या ऐसी डिस्कशंस चल रही है, ऐसी इनोवेशन होने की कोशिश चल रही है जिससे आप इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओ. सो दैट्स द थिंग, लाइक जो अभी रिसेंटली चल रहा है. तो हमें कहीं ना कहीं पता चला. अब एक दूसरी चीज़ जो स्टार्टिंग पे ही चलते हैं, बिल्कुल फर्स्ट चीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी, कि हमें वो चीज़ें समझ आती है जो हमारे हैंड में होती हैं, हमें दिखती हैं, हमें उसी की वैल्यू पता चलती है. लैंड हो गया, गोल्ड हो गया. अब जो करेंसी भी है, जो हम फिएट करेंसी यूज़ करते हैं, INR हो गया, US डॉलर हो गया, ये हमें दिखता है, इसकी वैल्यू दिखती है. वैसे तो ये बाटर ही है. एक आप उसके ऊपर अगर आप नोट को पढ़ोगे, जैसे फिएट करेंसी है, इस पे भी यही लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज. ये अभी तक पैसे दिए नहीं है, क्योंकि कमोडिटी की ही वैल्यू है, इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है. डिमोनेटाइजेशन होगा, ये खत्म हो जाएगा. अब क्रिप्टो दिखता नहीं है, ठीक है, उसमें फिर क्या एक्सचेंज हो रहा है? क्या आपकी इस कमोडिटी की वैल्यू, या फिर वो भी एक पैसे की तरह ही माना जा रहा है कि कहीं कमोडिटी को बाय करने के लिए उसको यूज किया जाएगा, पर ये कोई भी गवर्नमेंट बंद कर सकती है इसको, पर उसको नहीं बंद कर सकती. ऐसा है, इसलिए क्रिप्टो ज्यादा फेमस है. सो जस्ट टेल मी वन थिंग, लाइक अगर आपको बिटकॉइन आज बाय करना है तो आप कैसे बाय करोगे? मैं नॉर्मली किसी ब्रोकर अकाउंट पे जाती हूँ, वहां से बाय करती हूँ. एंड आप वहां पे पैसे दोगे उनको? हाँ. INR डिपॉजिट करोगे, एंड उसके बदले में आपको बिटकॉइन मिल जाएगा. हाँ जी. एंड ये सब रेगुलेटेड वे में हो रहा है इंडिया के अंदर. गवर्नमेंट को पता है. सो कैन आई से कि गवर्नमेंट इज ओके विद एक्सचेंजिंग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी विद फिएट करेंसी. सो उसको वो दर्जा मिल रहा है ना इंडिया के अंदर, एंड नॉट इवन इंडिया, बाहर भी. सो व्हाई आर यू इवन स्कैर्ड कि ये दिख नहीं रहा है? आप एक सिंपल सी चीज सोचो कि आज मैं आपको गूगल पे से 5,000 रुपए भेज देता हूँ. क्या आपको मैंने फिजिकली या टेंजिबली कोई चीज दी? क्या मैंने आपको कैश दिया? नहीं. आपको क्या दिख रहा है कि यार मेरे यहाँ पे 1 लाख रुपए थे, 1,05,000 हो गए, एंड यू आर हैप्पी विद दैट, राइट? क्योंकि आप कहीं और जाके उस चीज को ट्रांजैक्ट कर सकते हो. सिमिलरली विद बिटकॉइन, दिख नहीं रहा है बट इट्स डिजिटल, तो आपको नंबर तो दिख रहा है ना कि वो बढ़ रहा है. सो दैट्स द होल पॉइंट. ये बात मैं अपनी ऑडियंस को जरूर बताना चाहूंगी कि कोई भी पैसा आपके अकाउंट में है, आपके पास फिजिकली है,
कोई भी डिसीजन, कोई भी गवर्नमेंट कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड रातों रात डिसीजन बना सकती है जो आपका वो अकाउंट वाला पैसा भी ज़ीरो हो जाए, पूरी लाइफ की मेहनत ज़ीरो हो जाए। कोई भी डिसीजन बना सकती है जो आपके पास कैश पड़ा है वो रातों रात ज़ीरो हो जाए, और हो चुका है ये। तो ये मत समझ के चलिए कि जो आपके पास पैसा है, जो आपने कमाया है, वो भी सेफ है। क्रिप्टो में कहीं ना कहीं ये चीज़ को हम हटा रहे हैं, गवर्नमेंट्स को हटा रहे हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है। गवर्नमेंट्स को हटा नहीं रहे हैं, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्रिप्टो करेंसी की एज अ होल। अभी मैंने आपको भूटान का एग्जांपल दिया, आप सोचो छोटे से छोटे नेशन लाइक एल सेल्वाडोर खरीद रहे हैं। यूएस जो सब वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है, वो तो क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहती है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व में इसको लेके आ रही है। दे हैव प्लान्स टू बाय 1 मिलियन बिटकॉइन। अभी 19 मिलियन बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में है, वो 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5% सप्लाई। यूएई आपको क्रिप्टो बिजनेसेस अपनी कंट्री में करने के लिए गोल्डन वीजा दे रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, फैसिलिटीज दे रही है। सो अडॉप्शन तो ओवरऑल बढ़ ही रहा है। एंड इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में रेगुलेशंस डेफिनेटली स्ट्रिक्ट है। 2022 में हमने देखा कि टैक्सेशन इतना आया, 30% के आसपास हमारा जो टैक्स है हमारे गेन्स पे वो लगता है। 1% टीडीएस हमें देना पड़ता है सेलिंग पे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आप 1 लाख रुपए का बिटकॉइन बाय करते हो एंड वो 1 साल बाद 2 लाख का हो जाता है, सो यू विल हैव टू पे 1% टीडीएस ऑन दैट 2 लाख रुपीज। सो हाउ मच वुड दैट बी? 2000 रुपीज, राइट? बट द थिंग इज इट्स रिफंडेबल। आप आईटीआर में फाइल करके उसको क्लेम कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है? ताकि वो ट्रैक कर पाए कि किसने कितना क्रिप्टो खरीदा है, कितना प्रॉफिट बनाया है, किस सोर्स से आया है। दे वांट टू ट्रैक एवरीथिंग। एंड सिमिलरली उस 1 लाख पे 30% टैक्स आप देने वाले हो, सो यू पे 30,000 रुपीज, विच इज ह्यूज। हम स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं 15 से 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बट इन केस ऑफ क्रिप्टो इट्स 30%। नाउ आई फील कि एडॉप्शन तो बढ़ना ही चाहिए, बट आप अगर मैं गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो उनको भी पता है कि हम इम्पल्सिव हैं, वी वांट टू मेक क्विक मनी, एंड उसके चक्कर में हम पैसा लूज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। सो गवर्नमेंट कैन नॉट, अब इतना तो समझ आ चुका है कि हम क्रिप्टो करेंसी को रोक नहीं सकते। अगर रोकना होता या रोक पाते तो बहुत पहले इंडिया रोक चुकी होती, बट उनको ये चीज समझ आ चुकी है इसको रोक नहीं सकते। टू लाइक इसकी इम्पैक्ट को कम करने के लिए दे हैव पुट इन दिस टैक्स 30% की, इसकी वजह से लोग कम करेंगे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड, एंड हम साइडवेज में कुछ ऐसे रेगुलेशंस, कुछ ऐसे तरीके लेके आएंगे जिससे इसको सेफर बनाया जा सके या बेटर बनाया जा सके। बट मेरे को लगता है डेफिनेटली ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जिससे वो 30% विल लाइक कम डाउन टू 20%, 15%, एंड चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं क्रिप्टो का बेस कंसेप्ट तो यही है ना कि कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, पर Definitely. ये रूल्स आके उसके ऊपर कंट्रोल हो ही रहा है। So technology and regulation is two different thing. Technology will always advance the law. एक टेक्नोलॉजी आई, यू कैनॉट कंट्रोल द टेक्नोलॉजी। अगर गवर्नमेंट आज बोले कि इंडिया में आप क्रिप्टो करेंसी बाय मत करो, आपको लगता है लोग रुक जाएंगे? इट्स इम्पॉसिबल। सेंट्रलाइज चीज़ें छोड़ो, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस छोड़ो, डिसेंट्रलाइज्ड मेथड्स इतने सारे हैं कि मैं आज चाहूँ तो क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता हूँ इवन इफ इट इज बैंड इन इंडिया। देयर इज नो वे गवर्नमेंट कैन स्टॉप इट। बट इसीलिए वो लॉज लेके आ रहे हैं, बिकॉज उनका रोकने पे कंट्रोल नहीं है। दे कैनॉट बैन इट। बैन कर भी देंगे तो लोग करने वाले जिनको करना है। सो दैट्स द थिंग कि टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड ही है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तभी ये बैन नहीं हो पा रही है। बट रेगुलेशन से इसके इम्पैक्ट को, इसकी जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। ना आई फील कि थोड़ा सा गलत भी है इंडिया के एंड पे। रीजन बीइंग कि जब इंटरनेट आया था, मतलब इंटरनेट के टाइम पे भी वी वर नॉट द फर्स्ट अडॉप्टर्स। हम काफी सारे डेवलपिंग नेशंस के साथ ही चल रहे थे। डेवलप्ड नेशंस उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करके वहां से अपने जीडीपी को ग्रो करना शुरू कर दिया था टेक्नोलॉजी के थ्रू, बट इंडिया ने नहीं किया था। सिमिलरली आई फील वो सेम चीज होने वाली है कि हम इस इनोवेशन में पीछे रह सकते हैं। अब हमने जान लिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। अब मुझे ये जानना है कि हम बहुत सारे नाम सुनते हैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये तो टॉप के नाम हो गए। तो इनमें क्या डिफरेंस है? जब एक बिटकॉइन बना था, एक बंदे ने बिटकॉइन बना दिया था, तो ये बाकी क्या, कैसे आए, क्या हुआ, ये क्या है? सो बेसिकली पहले तो 2 तरह की चीज़ होती है, लोगों को डिफरेंस भी नहीं पता है। एक है बिटकॉइन, दूसरे बोलते हैं हम ऑल्ट कॉइन्स, जिसका मतलब है ऑल्टरनेट कॉइन्स। बिटकॉइन से कुछ अलग। और ऑल्टरनेट कॉइन्स या ऑल्ट कॉइन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं जो आप नाम ले रहे थे, इथेरियम, सोलाना, या फिर आपको मीम कॉइन पकड़ लो। एवरी अदर टोकन अदर देन बिटकॉइन इज एन ऑल्ट कॉइन। अब
इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी या ये क्यों एग्जिस्टेंस में आए, इज बिकॉज ऑफ द यूज केस. बिटकॉइन है इज सीन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि इसको आप ट्रांजैक्ट करो. अगर आप मेरे को गोल्ड दे रहे हो तो आपने मेरे को 1 लाख रुपए का गोल्ड दिया, तो 1 लाख रुपए का गोल्ड मेरे पास आया, दैट्स इट. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं आपको बिटकॉइन दे रहा हूँ, आई कैन जस्ट डू अ ट्रांजेक्शन, इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू. बट अगर मुझे डिसेंट्रलाइज्ड वे में एप्लीकेशंस बनाने हैं, डैप्स बनाने हैं, या कुछ और इनोवेशन करनी है, अब बिटकॉइन का तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा चुका है, उस पर कितने चेंजेस आप करोगे. इथीरियम जैसा ब्लॉकचेन बना जिस पे इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप मेरे पे ऐसे एप्लीकेशंस बनाओ जिसका एक डिफरेंट यूज केस हो. फॉर एग्जांपल डीफाई का मैं एग्जांपल लेता हूँ, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. आवे करके एक कंपनी है, वो लैंडिंग एंड बोरोइंग करती है क्रिप्टो करेंसी में, एंड इट इज ऑन द टॉप ऑफ इथीरियम ब्लॉकचेन. तो वो इथीरियम ब्लॉकचेन को लेवरेज करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आई है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी को बोरो कर सकते हो, उधार पे ले सकते हो, या आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है उसको डिपॉजिट करके एक CAGR या APR कमा सकते हो. जैसे हम FDs के केस में करते हैं कि 7% मिल गया साल का, वैसे आप डिपॉजिट करके वो चीज़ भी कर सकते हो. यस. सो इसीलिए ज़रूरत पड़ी, बिकॉज अगर आप डिसेंट्रलाइज, दैट्स इनोवेशन, राइट. मतलब दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ये कॉन्सेप्ट लिया बिटकॉइन से कि भैया डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ें चाहिए, पर बाकी चीज़ों में भी, सिर्फ करेंसी में नहीं. एप्लीकेशन बनाना है जिसका किसी और पे कंट्रोल ना हो. जैसे टेलीग्राम का कंट्रोल नहीं है, पर टेलीग्राम का फिर भी कंट्रोल है, गवर्नमेंट बैन कर सकती है. तो ऐसी हमें और चीज़ें चाहिए लाइफ में जिसका गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल ना हो. तो ये अलग अलग यूज़ केसेस जो आ रहे हैं, कहीं एप्लीकेशन का यूज़ केस है या किसी और चीज़ में, पर ये सब कुछ आपके फ़ोन और जो कंप्यूटर पे है उसमें जितने भी यूज़ केसेस हैं, इसके बेसिस पे अलग अलग आपके कॉइन्स बन रहे हैं. यस. सो द कॉन्सेप्ट इज कि वही डिसेंट्रलाइजेशन को लेके आना है, सिंगल एंटिटी को पावर नहीं देना. आप सोचो कि आपका यूट्यूब चैनल है, यू क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, क्या आपके पास पावर है? नहीं. मेटा कभी भी आपका पूरा कंटेंट इरेज किया जा सकता है, आपका अकाउंट बैन हो सकता है, एंड यू माइट नो लॉन्गर बी एबल टू क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम या यूट्यूब. सो दैट सेंट्रलाइज्ड, कि मेटा इज अ सेंट्रल एंटिटी जो कंट्रोल कर रही है. हम तो सिर्फ प्यादे हैं, हम तो सिर्फ रेंट पे वो चीज़ें कर रहे हैं. एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो हो सकता था जो क्रिएटर्स को 100% राइट दे कि तुम ओनरशिप ले सकते हो उस चीज़ की. दैट्स डिसेंट्रलाइजेशन. तो इस कॉन्सेप्ट को करके हमें हर कॉइन का देखना है कि वो किस टेक्नोलॉजी को सॉल्व कर रहे हैं, किस चीज़ को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, और उसका अच्छा यूज़ केस आने वाला है आगे वाले टाइम में या नहीं, ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे नहीं, तो ऐसे उसकी वैल्यू ऊपर या नीचे जाती है. राइट. एग्जैक्टली. तो लोगों को मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि सबसे पहले हम सुनते हैं कि यार ये तो हवा में है, सब कुछ हवा में है, इसका तो कुछ है ही नहीं. अब मैं रिलायंस की बात करूं तो बैलेंस शीट है, PNL है, रिवेन्यूज आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि दैट इज ड्राइविंग द शेयर मार्केट का प्राइस, उसका जो शेयर प्राइस है वो उसी तरह से ड्राइव हो रहा है. बट अगर आप टेक्नोलॉजी में घुसोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये भी उसी फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, हवा में कुछ भी नहीं चल रहा है. जैसे मैंने आवे का एग्जांपल दिया, वो इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड है, उसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, दैट इज अ टोकन ऑन इथीरियम ब्लॉकचेन. अब लोग अगर वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करेंगे तो वो भी कुछ पैसा बनाएंगे, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, इट्स द सेम वे. वो सेंट्रलाइज फाइनेंस है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, तो वो भी तो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. एंड इफ दे आर मेकिंग गुड रिवेन्यू, अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, इज इट नॉट गुड इनफ टू टेल मी कि इसका टोकन का प्राइस बढ़ना चाहिए? एंड इफ दे आर यूजिंग इथीरियम ब्लॉकचेन, तो जितने भी ट्रांजेक्शन आवे के ऊपर हो रहे हैं उसके अंदर जो गैस फीस कलेक्ट होती है, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन एक गैस फीस कलेक्ट किया जाता है, जैसे ब्रोकरेज कटती है हमारी, ऐसा मान के चलते हैं. या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उसमें भी फीस जाती है. राइट. तो वो फीस कहाँ जा रही है? इथीरियम एज अ कंपनी, इथर. तो इथीरियम ब्लॉकचेन यूज हो रहा है तो उनके पास रिवेन्यू बन रहा है, एंड इतने सारे डैप्स, इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं इथीरियम ब्लॉकचेन पे. इज इट नॉट गुड इनफ टू टेल मी कि इथीरियम का प्राइस बढ़ना चाहिए? रिवेन्यू बढ़ रहा है, फीस कलेक्ट कर रहे हैं, हर चीज हो रही है, सो बैलेंस है. हमने ऑल्टरनेट कॉइन्स को समझ लिया कि भैया वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे किसी और चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं जिसको हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं. अब ये टोकन क्या है? सो बेसिकली जैसे हमने कैटेगराइज किया था, एक होता है बिटकॉइन, एक होता है ऑल्टरनेट कॉइन्स. अब ऑल्टरनेट कॉइन्स में भी आप सब कैटेगरीज कर सकते हो, विच इज अ कॉइन एंड अ टोकन. सो डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस इज, एक कॉइन हम उस चीज को बोलते हैं जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो. फॉर एग्जांपल इथेरियम खुद का ब्लॉकचेन है, सोलाना खुद का ब्लॉकचेन है, तो इन दोनों को मैं कॉइन बोलूंगा. टोकन क्या होता है? जो खुद का ब्लॉकचेन नहीं बनाते, वो दूसरे के ब्लॉकचेन को लाइक अ पैरासाइट उनके ऊपर चिपक गए और उसी को यूज कर रहे हैं. सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग. टोकन होता है जो दूसरे की ब्लॉकचेन को यूज करके अपने यूज केसेस जनरेट कर रहे हैं, अपनी कंपनी ग्रो कर रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. जैसे आवे का एग्जांपल दिया, चलो ये तो एक चेन लिंक हो गया, ये
इवन स्टेबल कॉइन में USDC वो भी इथीरियम के ऊपर बना है. देन मीम कॉइन्स का एग्जांपल लूँ, शिबा इनू, वो भी तो इथीरियम के ऊपर बना है. सो ये सारे टोकन्स है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन है, दैट इज अ कॉइन. अब कॉइन्स और टोकन की बात चल ही रही है, तो मैं आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से कौन से बेस्ट कॉइन्स हैं सेफ्टी पर्पस से और रिटर्न पर्पस से. सो डेफिनेटली अगर हम हिस्ट्री चेक करें जो प्रूवन है, हमने देखा है 2 ही ऐसे कॉइन्स हैं जिस पे हम थोड़ा ट्रस्ट अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक डिकेड देख लिया है, बिटकॉइन एंड इथीरियम. डेफिनेटली सेफ हेवन्स हैं इन क्रिप्टो. सो बिटकॉइन मेरे को लगता है अभी तो बुल मार्केट स्टार्ट ही हुआ है, अभी ऑल्ट सीजन आया भी नहीं है. सो देयर इज अ गुड रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट कि हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को और भी मिल सकता है. सो अगर आपको सेफ बेट करना है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड डिप्लॉय बिग मनी, इथीरियम एंड लाइक बिटकॉइन इज फॉर यू. अगर आपको थोड़ा रिस्कियर साइड पे जाना है बट स्टिल मीडियम रिस्क, देन ऑन्डो विच इज अ RWA प्रोजेक्ट, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स, अराउंड $1 ट्रेड कर रहा है एंड आई फील $5-6 $7 इजीली जा सकता है इस बुल मार्केट के अंदर. सो दैट्स व्हाट आई फील कि RWA का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें इतना इनोवेशन हो रहा है कैन डू गुड. Then definitely Solana right now trading at $230. I see a price target of definitely $400 जाना चाहिए. And then we come to riskier assets. तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो रिटर्न्स मीम कॉइन्स दे सकते हैं, सिर्फ मतलब यूज केस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे पैसा कमाना है आई विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स मीम कॉइन्स, क्योंकि एक दिन में 30 गुना 50 गुना 100 गुना पैसा मैंने खुद किया मीम कॉइन से. इवन आई हैव शेयर्ड विद द कम्युनिटी कि एक टोकन था ऑरेंज करके, इट वेंट 36x इन 4 hours और हम उसमें थे, वी मेड दैट, पैसा बनाया उसमें. सो आई फील कि अगर आपको रिस्कियर साइड में जाना है, मीम कॉइन्स इज फॉर यू. डॉज कॉइन या शिबा इनू थोड़े पुराने हो गए, बट जो नए नरेटिव के साथ मीम कॉइन्स आ रहे हैं, यू हैव टू स्टडी द मार्केट एंड यू विल मेक वेरी गुड रिटर्न्स विद मीम कॉइन्स. चलिए, जब पैसे कमाने की बात ही आ गई है और हम सब बैठे ही यहाँ पे हैं कि पैसा कैसा कमाया जाए, तो आप हमें गाइड कीजिए कि क्रिप्टो से एक इंसान है, हमने सीख लिया है बेसिक क्या है, अब पैसा कैसे बनाया जाए क्रिप्टो से. सो सबसे पहले क्रिप्टो में पैसा बनाने के लिए क्रिप्टो में पैसा लगाना पड़ेगा. सो द थिंग इज, लोग डरते बहुत है अभी इन इंडिया स्पेशली. सो क्रिप्टो में पैसा बनाने के लिए सबसे पहले क्रिप्टो में पैसा लगाना ज़रूरी है और उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है. मैं मानता हूँ कि अगर आपका लिक्विड नेटवर्थ मान लेते हैं 100 रुपये का है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली 10 रुपए तो क्रिप्टो में जाना चाहिए, विच इज 10% ऑफ योर लिक्विड नेटवर्थ, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हो. उसके बाद आपके पास डिफरेंट एसेट क्लासेस है, आपके पास गोल्ड है, FD है, इक्विटी मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, रियल एस्टेट है, आप लगाओ उधर पैसा. पर वो 10% क्रिप्टो के लिए छोड़ दो, बिकॉज व्हाट आई फील फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि वो जो 10 रुपए है ना, वो 200 बन सकते हैं, और जो आपके बचे हुए 90 रुपए जो इन्वेस्टेड है किसी और एसेट क्लास में, वो शायद 150 ही हो. That 10% can give you way more returns than 90% of your rest net worth. So that's what I feel. अब इसमें पैसा कैसे बन सकता है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट जो मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज़ है इज डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, जिसमें भी मेजर पैसा मुझे लगता है कि आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक मनी, गो फॉर ट्रेडिंग, एंड देन इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, इफ़ यू वांट टू डू द वेल्थ जनरेशन वाला पार्ट, तो जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स बनाए हैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दो. That's the way to go. That's the easiest way to grow money. Okay. तो इन्वेस्टमेंट पहले एक्सप्लोर करते हैं कि एक है, एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं. एक इंसान है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है, वो कैसे अपने पैसे को डिवाइड करे कि इतना वो इन्वेस्ट करे और किस हिसाब से इन्वेस्ट करे. SIP इसमें भी होती है, बताइएगा हमें ज़रूर, या लमसम ही डाल दे पूरा सारा एक साथ. मान लो किसी के पास हर महीने के $100 है, ठीक है, अब वो क्रिप्टो में कहाँ पे लगाए, कैसे करे, आप प्लीज़ हमें पूरा गाइड कीजिए कि टेक्निकल कहाँ से देखे, कौन से टेक्निकल्स देखने हैं, क्या उसको देखना है प्लीज़. सो सबसे पहले इफ़ यू हैव टू ट्रेड और इन्वेस्ट, डिपेंड्स ऑन द मार्केट साइकिल. अगर मतलब जो क्रिप्टो है एक 4 years हाफिंग साइकिल में चलती है, हमेशा ऊपर नहीं जाती रह सकती, इसके डाउन फेजेस आते हैं. इट्स नॉट लाइक स्टॉक मार्केट की जाएगी ऊपर, रिजेक्शन आएगा फिर ऊपर चली जाएगी. जो क्रिप्टो मार्केट है इट्स अ 4 years मार्केट साइकिल. इसमें 1-1.5 साल का बुल मार्केट आएगा आपका, 1-1.5 साल का बियर मार्केट आएगा और 1 साल का कंसोलिडेशन फेज आएगा. दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट साइकिल्स, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ. सो वंस यू नो कि अब बुल मार्केट है,
वहां पे मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखूंगा जो लॉन्ग टर्म मैं होल्ड करूंगा जब तक मेरे को लगता है कि बिटकॉइन का टॉप नहीं आया है. दैट विल गिव मी वेरी गुड रिटर्न्स. बट इफ आई एम गोइंग टू enter the market into the bear market stage या into the sideways market stage, तो वहां पे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोजीशंस बना सकता हूँ. बट जब मार्केट गिर रही है देयर इज नो स्कोप ऑफ कितना लाइक इन्वेस्टमेंट, राइट? तो वहां पे मुझे ट्रेड ही करना पड़ेगा. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप मार्केट के किस फेज के अंदर हो टू डिसाइड कि कितना परसेंटेज मुझे इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे ट्रेड करना है. व्हेन द मार्केट फॉर नाउ इज सुपर बुलिश, मुझे लग रहा है कि ऑल्ट सीजन आ ही गया है, सो मोस्ट डेफिनेटली मैं एक चंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से छोड़ूंगा, बट मैं एक बड़ा चंक ट्रेडिंग के हिसाब से रखने वाला हूं. बिकॉज मुझे पता है कि मार्केट इज गोना गिव 10%, 15%, 20% मूव इन अ सिंगल डे. इन्वेस्टमेंट पर्पज से 20% बढ़ेगा, बट इफ आई एम अ गुड ट्रेडर आई कैन मेक 200% रिटर्न्स फ्रॉम द सेम मूव. ओके. और ये सीजन कब आएगा, हमारी बुल मार्केट कब आने वाली है, क्या आपको लगता है? सो आई फील वी आर ऑलरेडी इनटू द बुल मार्केट. ओके. वी आर ऑलरेडी इनटू द बुल मार्केट. बिटकॉइन का लो कितना था? $16,000 का इन द लास्ट बियर मार्केट. $16,000 से आज 120,000. सो फ्रॉम $16,000 टू $120,000. इसी को तो बुल मार्केट बोलते हैं. बट द थिंग इज लोगों को वो फील नहीं आ रहा है, वो वाइब नहीं आ रहा है. रीजन बीइंग कि ऑल्ट कॉइन्स जैसा परफॉर्म कर सकते थे वैसा परफॉर्म नहीं किया. अब धीरे धीरे ऑल्ट कॉइन्स में पैसा रोटेट होना शुरू हुआ है. वी हैव सीन इथेरियम गोइंग फ्रॉम $1,200 टू $4,800, राइट? सोलाना ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है. $10 गया था बियर मार्केट में, अब $230 चल रहा है. स्लोली द मनी विल रोटेट इनटू स्मॉलर कैप कॉइन्स एंड मीम कॉइन्स, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग पैसा उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं टू गेट बिगर रिटर्न्स. तो वहां पे पैसा रोटेट होना शुरू हो जाएगा. एंड आई ऑलरेडी फील वी आर इनटू द बुल मार्केट. एंड लास्ट कुछ डेज हैव बीन रियली ऑसम आई थिंक फॉर एवरीवन. सो वी आर ऑलरेडी इनटू द बुल मार्केट. तो मतलब ये राइट अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को क्रिप्टो में एंटर करना है तो. आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट 6 months आर द लाइफ चेंजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ. अगर आप क्रिप्टो करेंसी में घुस जाते हो, सीख लेते हो, पैसा लगा पाते हो सही जगह सही टाइम पे, रिटायरमेंट हो सकता है इन 6 months. पीपल कैन रिटायर डेफिनेटली. बस वो नॉलेज और वो राइट इन्वेस्टमेंट्स एंड राइट ट्रेडिंग सेटअप्स आपको पकड़ने हैं. डेफिनेटली इट्स अ रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटी. तो कितना पैसा लाना पड़ेगा किसी को रिटायरमेंट चाहिए तो? सो इट डिपेंड्स कि लोगों के लिए वो रिटायरमेंट नंबर क्या है. फर्स्ट थिंग, एक फायर नंबर होता है. फॉर एग्जांपल फॉर मी, इफ आई एम स्पेंडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, आई नीड एटलीस्ट $1.5 million टू स्टे इन इंडिया कि मैं रिटायरमेंट के हिसाब से एक अच्छी लाइफ जी सकूं. सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. बट अगर आपको इस मार्केट में आना है रिटायरमेंट के हिसाब से सोच के, तो आप कम से कम $20,000 लेके आओ. गिवन आप ज्यादा रिस्क नहीं लोगे. इफ यू आर एबल टू टेक मोर रिस्क तो आप $5,000, $10,000 से भी आ सकते हो. बट देन यू विल हैव टू गो थ्रू अ डिफरेंट रूट. आपको मीम कॉइन्स में ज्यादा घुसना पड़ेगा. बट फॉर अ सेफर इन्वेस्टमेंट पर्पस आप $20,000-30,000 लेके यहाँ से इजीली $300,000-400,000 निकाल के ले जा सकते हो इस बुल मार्केट के अंदर. पर उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा. अगर बिना सीखे आए तो ये सारा पैसा भी डूब सकता है. I'll tell you honestly, there's one of my students. So in like last 7 days, he has turned $20,000 into $40,000. 2x कर दिया उसने. 21 दिन में पैसा डबल नहीं हो रहा है, 7 दिन में पैसा डबल हो रहा है, राइट? तो अगर वो कर पा रहा है सीख के, एंड कोई भी कर सकता है. So he was also beginner, right? अभी किया उसने ये चीज, एंड I feel he will continue to grow. Similarly बहुत सारे लोग हैं, एक सही गाइडेंस, एक सही जगह पे अगर आप सीख लेते हो उस चीज को, आपको वो कोड क्रैक कर लेते हो. तो आप हमें प्लीज ये कोड बताइए कि कैसे, अगर मुझे क्रिप्टो सीखनी है तो मैं क्या सीखूं. मुझे इंडियन मार्केट का पता है, मुझे वहाँ के प्राइस एक्शंस पता है, टेक्निकल्स पता है. क्या मैं वो सेम अप्लाई कर दूं क्रिप्टो में, या कोई भी अप्लाई कर दे? डेफिनेटली आंख बंद करके कर सकते हो. बट थिंग इज कि क्रिप्टो में जल्दी पैसा कमाना है. इट्स लाइक मनी रोटेशन, सेक्टर रोटेशन होता है जैसे आपके स्टॉक मार्केट में, कि आज आईटी सेक्टर भाग रहा है और हमें पता है कि अब फार्मा सेक्टर में पैसा रोटेट होने वाला है तो वो भागेगा. सिमिलरली देयर आर नैरेटिव्स इन क्रिप्टो मार्केट कि आज एआई का ट्रेंड चल रहा है, आज मीम सीजन चल रहा है. सो डिफरेंट ट्रेंड्स एंड नैरेटिव्स मार्केट में चल रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पैसा बनाने के लिए यू नीड टू गेट अर्ली. बीइंग अर्ली इज द ओनली वे टू मेक क्विक मनी. सो अगर आपने नैरेटिव फाइंड आउट कर लिया कि अब इस नैरेटिव में इस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा आने वाला है, तो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड ओनली दैट सेक्टर. अगर मीम कॉइन्स बढ़ने वाले हैं
तो मैं इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखूंगा, मेरा फोकस क्लियर है कि मुझे पैसा कमाना है, दैट इज द अल्टीमेट गोल. कहाँ से कमाना है, दैट इज नॉट द थिंग. सो इफ मीम कॉइन्स आर गोना ब्लो, आई विल इन्वेस्ट एंड ट्रेड मीम कॉइन्स. इफ द एआई टोकन्स आर गोना ब्लो, आई गोना ट्रेड दैट. तो ये नैरेटिव कहाँ से देखें? सो इट टोटली डिपेंड्स. बहुत सारे सोर्सेज आपके पास हैं. आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे. सो ट्विटर इज लाइक आई फील वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर यू इफ यू आर इनटू क्रिप्टो. रीजन बीइंग कि वहां पे सब क्रिएटर्स या सब डेवलपर्स, सब जो इस इकोसिस्टम को रन कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्टिव. एंड वहां से जिस तरह की बातें चल रही है, जिस तरह का बज़ है मार्केट के अंदर, दैट विल टेल यू बाय द अर्लीस्ट कि इस चीज का ट्रेंड आ सकता है. जब सारी दुनिया ट्विटर पे, सारे क्रिएटर्स एंड सारे डेवलपर्स जब एआई की बातें कर रहे हैं, एआई टोकन्स क्रिएट होने शुरू हो गए जल्दी जल्दी मार्केट में, बिकॉज दे सी एन अपॉर्चुनिटी कि ये फटेगा. सो जाओ वहां पे. देन देयर अदर वेबसाइट्स आल्सो लाइक डीफाई लामा पे आप जाओगे, वहां पे यू विल गेट पूरा लिस्ट कि कौन से नरेटिव्स या कौन से ट्रेंड्स अभी हॉट है, जो अभी फट सकते हैं, जहां पे जल्दी पैसा बन सकता है. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जिनको तुम कैपिटलाइज कर सकते हो. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट मेकिंग मनी, सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप कि आपको नरेटिव ढूंढना है, आपको ट्रेंड ढूंढना है कि मार्केट किस सेक्टर में हॉट है अभी, किसमें पैसा जा रहा है, किसमें पैसा जा रहा है, क्योंकि जिसमें पैसा जाएगा वो उड़ेगा. एंड जब इसमें क्या है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि हम ट्रेड करते हैं, इट्स ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी. इतना बड़ा कंपनी हो जाता है, उसके बाद वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. क्रिप्टो इसी चीज के अंदर तो एडवांटेज हमें देती है. इट लेट्स इट गेट इन अर्ली. हम बहुत छोटे मार्केट कैप पे, बहुत छोटे वैल्यूएशंस पे उन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप सोचो कि आप किसी कंपनी के सीड राउंड में इन्वेस्ट कर पाते हैं. अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस, अगर आप सीड इन्वेस्टर होते तो आपका पैसा कितना मल्टीप्लाई हो सकता था, बट आप नहीं कर सकते बिकॉज वी आर रिटेलर्स. सिमिलरली यहाँ पे आप लो मार्केट कैप जेम्स में बहुत अर्ली एंट्री ले सकते हो एंड देन यू मेक 50-100x का रिटर्न. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. बट रिस्क भी उतना ही है. रिस्क भी है, बट व्हाट आई फील इज इफ योर कन्विक्शन इज हाई, आधा % पोर्टफोलियो रिस्क कर लो. उस आधे % से जब 400% बन सकता है तो क्या दिक्कत है. राइट. तो वो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा पूरा का पूरा, उसके बिना चलेगा नहीं काम. बिल्कुल नहीं चलेगा. एंड इवन जो आप स्टॉक मार्केट्स के टेक्निकल्स की बात कर रहे थे, आई डोंट नो लाइक हाउ डू यू सी द टेक्निकल्स और व्हाट इज योर वे, बट मैं किस तरह से देखता हूँ कि आई बाइफर्केट इट इनटू 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स में उसको तोड़ता हूँ. सबसे पहला है मार्केट स्ट्रक्चर. अगर आपको ट्रेडिंग आती है या नहीं आती वो बात की बात है. अगर आपने ट्रेंड सही पकड़ लिया, अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ ली, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज वेरी हाई. अगर मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी एंड ऊपर जाती है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ माई एंट्री मैं पैसा बना सकता हूँ. बट अगर मेरी डायरेक्शन ही गलत है, मेरा बायस ही गलत है, तो कभी पैसा नहीं बनेगा. सो व्हाट आई फील इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर इज द की टू ट्रेडिंग. अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझते तो आप कभी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते. देन कम्स द सेकंड पार्ट, योर POIs, योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. कि मेरे को लग रहा है, मेरा बायस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, बट मैं कहाँ से एंट्री बनाऊं? आई कैन सी 2 गुड एरियाज जहां से एक एंट्री बन सकती है. सो सेकंड थिंग इज आइडेंटिफाइंग दोज गुड एरियाज ऑफ एंट्री, कि जहां पे मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल प्ले हो सकता है, जहां पे इंस्टीट्यूशंस के लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हो सकते हैं. दैट इज द सेकंड स्टेप टू फाइंड आउट. एंड नंबर 3, जब वो आपके POIs पे आता है, यू हैव टू सिट बैक फॉर 30 seconds, ऑब्जर्व बिफोर यू मेक द एंट्री. आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलना चाहिए कि हाँ, जो मैंने ढूंढा है वो सही है, इट कैन वर्क आउट. एंड देन कम्स रिस्क मैनेजमेंट. लगाओ स्टॉप लॉस, लगाओ टारगेट एंड लेट इट प्ले. सिट ऑन हैंड्स. दे से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनता है? व्हेन यू सिट आइडल आफ्टर द ट्रेड. अगर आप चलते हुए ट्रेड को जल्दी काटोगे, यू विल नेवर मेक मनी. सिट ऑन हैंड्स. तो आपने हमें स्टेप्स तो बताए सारे, पर इन स्टेप्स के दौरान जब भी आप मार्केट में आपने काम किया ये स्टेप्स यूज़ करके, आपका भी लॉस बना है, आपका भी हाईएस्ट प्रॉफिट बना है. तो प्लीज़ हमें बताइए कि आपका कितना हाईएस्ट लॉस बना है और कितना हाईएस्ट प्रॉफिट बना है. सो आई टेल यू, हाईएस्ट लॉस को तो काफ़ी टाइम हो चुका है डेफिनेटली, बिकॉज एज यू ग्रो एज अ ट्रेडर, आप रिस्क मैनेजमेंट में और अपनी साइकोलॉजी में, मेंटेलिटी में वो स्ट्रांग होते जाते हो. सो वन ऑफ माई बिगेस्ट लॉस इन अ डे हैज़ बीन 15 lakh rupees, approximately $15,000. And then biggest profit has been in 6 figures. It's over $100,000 in a day. वाह, मतलब हम नॉर्मली इमेजिन नहीं कर सकते इतना ज़्यादा पैसा एक दिन में कहीं से आने से, और वो भी घर बैठे.
घर बैठे। सिर्फ आपके पास लैपटॉप, फोन भी खाली फोन से भी हो सकता है, या फिर आपको बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज चाहिए? आई फील कि मतलब अगर आपके पास एक लैपटॉप है एंड यू नो द सेटअप, आपको 10 स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। वो दिखने में अच्छा लगता है, फ्लैशी लगता है, मज़ा आता है देख के कि ओ आई एम डूइंग समथिंग क्रेजी, बट आई फील कि एक या दो स्क्रीन्स अगर आपके पास हैं, यू कैन डेफिनेटली इंटरप्रेट कि प्राइस कर क्या रहा है। सो उसके लिए एक फ्लैशी सेटअप की ज़रूरत नहीं है। पीपल हैव बीन मेकिंग मनी, मतलब डेफिनेटली फ़ोन पे तो मैं नहीं करूँगा बिकॉज आई कैन नॉट सी द कंप्लीट पिक्चर, आई नीड अ लैपटॉप फॉर दैट, बट दो स्क्रीन्स आर गुड इनफ। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी इंडिया की कि अडॉप्शन आ रहा है, रेगुलेशन आ रहा है, रेगुलेट कर रही है सारी गवर्नमेंट्स, इंडिया भी कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करना चाहती है। पर एक बात जो मैं जानना चाहती हूँ, इस पूरे नरेटिव में क्या इंडिया कोई ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है जो ब्लॉकचेन में अच्छे कर सकता है? अपने खुद के कोई कॉइन्स, खुद के कोई टोकन्स जो आने वाले टाइम में अच्छे कर सकते हैं? सो सबसे पहले इंडिया से डेफिनेटली वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकले हैं क्रिप्टो स्पेस। सो इफ पीपल डू नॉट नो, सोलाना, उनके जो फाउंडर्स हैं दोज आर इंडियन, देसी हैं। हाँ। पॉलीगन, संदीप नैनीवाल इज द फाउंडर, इंडियन। बट द थिंग इज कि बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपको इनोवेट करने के लिए वो प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, अगर आपके इनोवेशन पे आपको इतना हैवी टैक्स किया जा रहा है, एंड टाइम एंड अगेन रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं एंड लॉ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं उस चीज को लेके, पीपल विल स्टार्ट मूविंग आउट। तो वो एक चीज, मतलब पूरी दुनिया में हमें पता है कि सोलाना का क्या नाम है, किस लेवल पे लोग इसको देखते हैं, बट इफ द एप्रिसिएशन इज नॉट डन द राइट वे इन इंडिया, पीपल विल स्टार्ट मूविंग आउट। तो एक वो चीज है कि जो हमारे ब्राइटेस्ट माइंड, आई फील इंडिया इज नोवेयर बिहाइंड एनी डेवलप्ड नेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जो दिमाग हमारे पास है, इंडिया के पास है, बीट एनीथिंग। आप कुछ भी देख लो, बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओज या फिर XYZ चीजें, इंडियन सबसे आगे हैं, एंड सारी दुनिया चाहती है कि इंडियंस उनके साथ काम करें इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बट वो ये कि वी आर लैकिंग बिहाइंड। इंडिया समझेगा, आज नहीं 10 साल बाद समझ लेगा, बट द थिंग इज कि बहुत देर हो जाएगी। एक नई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे ज्यादा स्कोप और सबसे ज्यादा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी कब होता है? स्टार्टिंग में। ओपन एआई आया, डीप सीक आया, दे आर मेकिंग मनी। अब 10 साल बाद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आएगा, पैसा थोड़ी बनाएगा। सिमिलरली जो इनोवेशंस अभी हो सकती है, जो पूरी दुनिया करने के लिए लगी हुई है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है कि हम अपने इंडिया की जीडीपी को वैसा पुश कर पाए। आप सोचो कि क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो 4 ट्रिलियन का है, इंडिया की जीडीपी कितनी है? 4 ट्रिलियन अप्रॉक्स, हैंड इन हैंड। इतनी बड़ी इनोवेशन को अगर आप अपने देश में आने के लिए अलाउ ही नहीं करोगे, हमारी जीडीपी 7 से 8% के ग्रोथ रेट पे बढ़ती है हर साल। बट अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें इतना ज्यादा स्कोप है, जिसको आप बाहर देशों में ले जा सकते हो, क्या जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा? सो उस टर्म्स में देखना चाहिए कि रिस्क है, मैं मानता हूं, बट कैन वी टर्न दिस रिस्क इनटू अपॉर्चुनिटी विद द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वो राइट सेट ऑफ चीजें लेके आने पे। सर, हमने जाना कि आपने इतना ज़्यादा लॉस किया और इतना ज़्यादा प्रॉफिट किया, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे? सो टू बी ऑनेस्ट, सुन के थोड़ा गिमिकी लग सकता है, या लग सकता है कि कुछ भी फेंक रहा है, बट द थिंग इज जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉफिटेबल है, दे विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग कि जब मेरा लॉस भी हुआ था, आई वॉज सैड बट आई वॉज न्यूट्रल, एंड जब मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट भी हुआ था, आई वॉज हैप्पी बट आई वॉज न्यूट्रल। सो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए द की एस्पेक्ट इज डिटैचमेंट। अगर आप पैसे से डिटैच हो सकते हो, अगर आपके लॉस होने से और आपके प्रॉफिट होने से आपके इमोशनल स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मेक यू हैप्पी और सैड, तभी आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि उस टाइम पे आप प्रॉपर रिस्क मैनेज कर पाओगे, आप अपने ट्रेड्स को बिफोर टारगेट हिट क्लोज नहीं करोगे, या एक स्टॉप लॉस जहां पे आपने लगाया है, यू विल बी रेडी टू टेक दैट लॉस, आप उसको नीचे शिफ्ट नहीं करोगे। सो दैट इज द थिंग, एंड द की थिंग इज जब आप लॉसेस कर रहे हो तो आपको गलती से सीखते रहना है। यू नीड टू जर्नल द ट्रेड। व्हाट आई से इज, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं अपने ट्रेड के टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता था और बोलता रहता था कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, और फिर मैं उसी को देखता था कि क्या मैं जो सोचता हूँ वो चीज़ कर पा रहा हूँ। सो इफ यू आर डूइंग अ मिस्टेक, इफ यू आर टेकिंग अ रॉन्ग ट्रेड, आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, जस्ट डीप डाउन इनटू योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड, इज इट अ मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम, इज इट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और यू आर जस्ट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्या मेरे सेटअप में दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो रिफाइन करो। क्या मेरे साइकोलॉजी में या मेंटेलिटी पे दिक्कत है तो जाओ रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, इमोशंस पे काम करो। एंड अगर आपने सब कुछ सही किया है,
तब भी 10 में से 3 या 4 ट्रेड्स गलत हो सकते हैं. So just let it be. It's just that you are not on the right side of probabilities. So that's how I see the market, and that's how a trader should be: patient, calm, detached from money. दोस्तों, इतना कुछ सीखा हमने. अगर आपको सर की स्ट्रैटेजी, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझे, कैसे बड़े प्लेयर्स कौन से कॉइन को कब मूव कर रहे हैं ये समझे, तो दूसरा पॉडकास्ट लेके आएंगे. कमेंट कर दो क्रिप्टो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही न्यू टैलेंट को हम लाने वाले हैं अपने चैनल पे और उनसे पूरी नॉलेज लेने वाले हैं. धन्यवाद आप सबका जुड़े रहने के लिए. धन्यवाद सर आने के लिए. Thank you for having me.